नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर। आज जो टॉपिक है वो आपका साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड, इसके लगभग 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर 2 है, इससे पहले मैं मॉडल पेपर फर्स्ट दे चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने लगभग 6 वीडियोज़ बनाई थी। 20-20 क्वेश्चन की 120 क्वेश्चन हैं। और इससे पहले जो मॉडल पेपर 2 है उसके लगभग 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है ना, 4 वीडियोज़ की भी डल चुकी है, 2 वीडियोज़ रह रखी हैं केवल। एक तो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड आएगा कुछ क्वेश्चन, और एक आपका साइंस से रिलेटेड ही होगा, केवल नॉर्मल जो जनरल साइंस होगी या जो भी होगा उसमें वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो 120 क्वेश्चन इसके भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के। तो पहला क्वेश्चन लिखा, व्हेन द रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द 1 ईयर इज टर्म। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना उसके दम पे आपकी क्या होती है, आपकी बैलेंस शीट तैयार होती है। ठीक है ना, और बैलेंस शीट जो तैयार होती है वो 3 साल के लिए तैयार होती है आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो बैलेंस शीट क्या कर, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेफर टू द यूजिंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ कंपनी टू स्टडी इट्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड मेक द रिकमेंडेशन अबाउट हाउ इट विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में रखना, कोई भी बैंक है अगर वो बैंकरप्टी या इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत आता है तो भी उसका 3 साल का क्या देखा जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है। और ये देखा जाता है कहीं वो एवरेज के हिसाब से घाटे में तो नहीं है, 3 साल का लगभग लिया जाता है। या फिर मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि जो महारत्न का स्टेटस है, नवरत्न का स्टेटस है, उसमें भी यही देखा जाता है कि अगर कंपनी का जो टर्नओवर है या आपका प्रॉफिट है तो वो एवरेज लिया जाता है 3 साल का। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आगे लिखा, इट इज़ डन बाय द इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 साल के लिए कौन सी होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 1 ईयर। तो ये जो होती है आपकी, ये होती है रेशियो वाली। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, रेशियो एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द स्टेबलाइजिंग द फाइनेंशियल रेशियो फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द 1 ईयर टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। तो ये 1 साल के लिए होता है। रेशियो एनालिसिस आर द क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहले होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, फिर होता है एफिशिएंसी ऑपरेटिंग रेशियो, और तीसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो। उसके अलावा अगर बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ द ईयर्स आर यूज्ड टू एनालाइज द कंपनी, देन इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है। और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है। तो वो हॉरिजॉन्टल बेस में आता है आपका। वर्टिकल में देखा जाएगा तो बैलेंस शीट चेक की जाती है 1 साल की। मैंने जैसा बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका, उससे क्या होती है, आपकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो बैलेंस शीट तैयार होती है 1 साल की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका 1 साल का देखा जाता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपका। इंटरनल एनालिसिस देखेंगे तो इट इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। याद रखना है इसके लिए कौन यूज किया जाता है, आपका अकाउंटेंट यूज किया जाता है। इट एम्फसाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये याद रख लेना, ठीक है ना। एट असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑपरेशन एंड द एक्टिविटीज। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज द डायनेमिक भी बोला जाता है हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को आपका स्टैटिक भी बोला जाता है। तो ये याद रख लेना, इसे आपका क्या बोला जाता है, डायनेमिक, और वर्टिकल को बोला जाता है आपका क्या, स्टैटिक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लिख लेना आप लोग। अच्छा, व्हाट इज सेड एज द एसेंस ऑफ द ऑडिटिंग। एसेंस ऑफ ऑडिटिंग जो होता है ना, तो आपने सुना होगा कि वाउचर्स आपके तैयार किए जाते हैं। तो वाउचिंग होता है, ये आपकी बैकबोन बोली जाती है ऑडिटिंग की। तो लिखा होता है, सक्सेस ऑफ एन ऑडिट डिपेंड्स ऑन द थ्रूनेस या थ्रूनेस विद विच द वाउचिंग इज डन आफ्टर एंटरिंग द ऑल द वाउचर्स। जितने भी आपके वाउचर्स तैयार किए जाते हैं, बिल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ओनली देन कैन ऑडिट स्टार्ट, उसी के बाद आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट की जा सकती है। Vouching is defined as the verification of the entries in the book of the account by the examinations of the documentary evidences of the voucher such as the invoice तैयार किया जाता है, डेबिट एंड द क्रेडिट नोट से क्या बोलते हैं आपके रखे जाते हैं, और स्टेटमेंट हो गए, रिसिप्ट हो गए, ये सारे इसके अंतर्गत आता है। याद रखना कि कौन कौन से इनवॉइसेज आते हैं, जैसे बिल आ जाते हैं, इनवॉइसेज आ जाते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, रेसिप्ट्स आ जाती। तो वाउचिंग पूरा इस तरीके से बनता है। उसके बाद ही आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट हो सकती है किसी कंपनी पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वाउचिंग इज टू एस्टैब्लिश दैट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर इन ऑर्डर टू हैव बीन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड द करेक्टली रिकॉर्डेड। अच्छा, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड इंटरनल चेक्स जो आता आर द पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग, ये भी होते हैं, बट वाउचिंग इज द इसेंस और बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग बिकॉज when performing an audit, an auditor must have proof of the all transactions. Without the proof provided by the vouching, the claims provided by the auditors are just that, only claims. In most cases, hard to detect
fraud can be only be discovered through the use of the vouching. This means that the auditors must conduct the vouching with the great importance. सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद हाँ वेरिफिकेशन कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो टोटल, और इंटरनल चेक्स भी कर सकते हो आप. नेक्स्ट चलते हैं द बेसिक वेजेस और सैलरी एंड एनी एडिशनल एमोलमेंट्स व्हाटसोएवर पेबल आइदर इन द कैश और इन काइंड, किसी भी फॉर्म में अगर दिया जाता है टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, उसके काम के लिए दिया जाता है, एक टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, मतलब उसके बेहतर काम के लिए उसे दिया जा रहा है, तो उसे इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बढ़ाया जाए वर फुलफिल्ड द डेफिनेशन इज ऑफ. वेगस तो आप जानते हैं, वेगस तो आपका नॉर्मली मिलता है. बोनस होता है, बोनस सब मिलता है, जैसे बोनस ज़्यादातर जो मिलता है वो आपका जब फेस्ट के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि आपको बोनस दिया जाता है क्योंकि खरीदारी वगैरह करने के लिए. रेम्यूनरेशन होता है ये आपका, जब क्या होता है वर्किंग कंडीशन आपकी क्या होती है, स्किल जो होती हैं आपकी बेहतर होती हैं, आपको काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, रेम्यूनरेशन वगैरह दिया जाता है कंपनी के थ्रू. कॉम्पनसेशन तब होता है जब किसी तरीके की हानि हो जाती है. मान लीजिए अगर किसी तरीके की बीमारी पड़ गई या मौत हो गई या कुछ भी होता है, वो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, फैमिली को दिया जाता है जब डेथ हो जाती है. और अगर मेजर इंजरीज हैं या माइनर इंजरी तो उसी व्यक्ति को दिया जाता है. तो यही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, तो मैं पढ़ लेता हूँ. डेफिनेशन द रेम्यूनरेशन अंडर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट दैट डिफाइंस द रेम्यूनरेशन एज द बेसिक वेजेस और द सैलरी एंड एनी एडिशनल एमोलमेंट्स व्हाटसोएवर पेबल आइदर इन द कैश और द काइंड टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्क इज डन सच एम्प्लॉयमेंट in if the terms of the contract of the employment express or the implied were fulfilled. आगे लिखा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. तो लिखा हुआ है द एक्ट इज द लाइन द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 सी 1000 ऑफ द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, विच वॉज रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द 1958. ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है इंडिया की. फर्दर द 1987 अमेंडमेंट टू एक्ट द स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन in the relation to condition of the services subsequent to employment such as promotion, transfer and the training. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि यहाँ पे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब मैन एंड वुमेन को बराबर इक्वल रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, इक्वल आपको क्या दिया जाएगा, बोल सकते हैं इनकम होगी या सैलरी दी जाएगी, इस तरीके से मान के चलो, सेम प्रोफेशन के लिए. द एक्ट हैज द ओवर राइडिंग इफेक्ट्स मीन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इवन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एनी अदर लॉ. आगे लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका, सेक्शन 4 भी इसी चीज़ की बात करता है, इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करता है मैन एंड वुमेन में. ये थोड़ा दिमाग में रखना. नो एम्प्लॉयर सेड सेल पे लेस रेम्यूनरेशन और द डिडक्ट द रेट ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द अपोजिट जेंडर्स performing the same work in the similar nature. Before the commencement of this act, if the rates of the remuneration for men and women were different only on the ground of the gender, then the highest of such rates shall be rate of the remuneration to maintain. तो उसको क्या हो जाता है, अगर इस तरीके तो remuneration rate क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. To maintain the proper register and the other such documents in the relation to the workers employed by the him as may be prescribed. Section 5 भी याद कर लो, ये भी आपका किससे रिलेटेड आता है, डिस्क्रिमिनेशन से. नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट के लिए आपका मैन एंड वुमेन का. देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 6 आता है, ये आपका एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड है, जब फॉर्म की जाती है. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन. स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, तो कौन कौन से होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट. इट मस्ट कंसिडर एटलीस्ट द 10 पीपल्स नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. याद रखना 10 होते हैं कम से कम. अमंग दोज नॉमिनेटेड मेंबर्स 1/2 मस्ट बी वुमेन. और इन 10 में से कम आपकी 5 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए. डिस्प्यूट सेटलमेंट इसका काम होता है. एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द लेबर ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड टू हायर द डिसाइड. ठीक है ना, तो आपका जो होता है लेबर ऑफिसर इसमें रखा जाता है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. एन अथॉरिटी विद द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट will took into the matter related to the act and appeal against the order to may refer to the appellate authority within the 30 days. 30 days के अंदर इसका क्या निपटारा होना चाहिए किसी भी बोलते हैं विवाद का. Inspector shall be appointed by the appropriate government to ensure that the provision of the act are followed. They are the vested with the powers to inspect, examine the collective evidences of the other as provided by the government. If any employer fails to follow the rules, he shall be punishable with the simple imprisonment or the fine, the both depending on the cases. तो ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ये पहले आ चुका है टॉपिक. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डिफाइंड एंड द फैक्ट्री एक्ट. 1948 का फैक्ट्री एक्ट याद कर लो, 56 का याद कर लो, और रिसेंट का जो है वो आपका कौन सा है, 2013 का है. तो इसमें फिशिंग आती है, पंपिंग ऑयल, कोल्ड स्टोरेज, तीनों आती हैं. ये थोड़ा दिमाग में रखना. तो लिखा हुआ है द एक्ट अंडर द सेक्शन 2 की डिफाइन से लिख लेना. मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग एंड और अडेप्टिंग द एनी आर्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस विद द व्यू टू its use, shall transport, the delivery or the disposal or the
pumping oil, water, sewage or any other substances, or the generating, the transforming or the transmitting power, or the constructing, reconstructing the repairs, refitting, finishing, breaking up ships and the vessels, preserving or storing any article in the cold storage, composing types of the printing by the letterpress, ठीक है ना, lithography, gravure और the other similar process of the book binding. तो अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे. तो चाइल्ड, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द 15th ईयर ऑफ द एज, उसे चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है ना. अच्छा, क्योंकि कंपनी एक्ट में ये लिखा रहता है, कंपनी एक्ट में वो बोलता है कि हैजार्डस वर्क के लिए या हैजार्डस प्रोसेस कौन सी होगी, या लाइट वर्क के लिए कौन माना जाएगा, ठीक ना. तो 15 साल से छोटे को चाइल्ड कंसिडर किया जाता है. एडोलेसेंट जो होता है, अ पर्सन हु कंप्लीटेड इज 15 ईयर्स और द एज बट नॉट द 18. अब जो 15 से 18 है, क्योंकि एडोलेसेंट एज के लोगों या बच्चों को क्या किया जाता है, काम दिया जाता है. भारत में लाइट वर्क के लिए आपका 14 वर्ष तय किया गया, 14 ईयर्स, और अगर हैजार्डस है तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए. यंग पर्सन होता है जो आपका क्या होता है, अ पर्सन हु इज आइदर ए चाइल्ड और एन एडोलेसेंट. एडल्ट, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड इज 18 ईयर्स. तो एडल्ट कौन होता है, 18 साल से बड़ा होता है. ऑक्यूपायर देखें तो अ पर्सन हु इज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. इट इंक्लूड्स अ पार्टनर ऑफ द केस of the firms and the director in the case of the company according to the section 2M of the act. Factory means any premises including the precinct, therefore where on 10 or more workers. अच्छा, ये दिमाग में रखना है, जब 10 से ज़्यादा होते हैं, workers are working or the working on any day on the preceding 12 months and in any part of the which is manufacturing process of the being carried on with the aid of the power, it is ordinarily so the carried on or. Whenever 20 or more the workers are working or the were working on any day or the preceding 12 month and in any part of the which a manufacturing process is being carried out without the aid of the power or is the ordinarily so carried on. Premises होते हैं means open land or the land with the building of the building allowance, ठीक है ना. precinct होती हैं आपके, तो it is usually understood, ठीक है ना, understood as the space included by the walls. The terms factory does not include. अब देखो कौन कौन से नहीं आते. A mine subject in the Indian Mines Act 1952 नहीं आता. A mobile unit belonging to the armed forces ये भी नहीं आता. A railway रनिंग सेट्स, होटल, रेस्टोरेंट ये भी नहीं आते इसमें. ये चारों याद कर लेना कौन कौन से फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आता. माइंस नहीं आता, आर्म फोर्सेस के अंदर जो भी चीज़ें वो नहीं आता, रेलवे नहीं आती, और होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस नहीं आती. मीन्स एनी प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी इन द रिलेशन इन द, ठीक है. तो ये पढ़ लेना यार. चलो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉप एंड द स्टेबलाइजमेंट एक्ट आर करेक्ट. लिखा था एक्ट इज रेगुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. बिल्कुल सही है कि ये जो शॉप एंड द स्टेबलाइजमेंट एक्ट है ये लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, ठीक है. दिस एक्ट इज यूनिफॉर्म टू ऑल द स्टेट, समान है सभी के लिए. फैक्ट्रीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट. बिल्कुल फैक्ट्रीज इसके अंतर्गत नहीं होती भाई. फैक्ट्रीज के लिए अपना फैक्ट्रीज एक्ट अलग है, ठीक है ना, जो अभी रिसेंट में चल रहा है वो 2013 का है. तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड. तो लिखा होता है शॉप्स एंड द स्टेबलाइजमेंट एक्ट इज द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना. द एक्ट इज प्रोमulgated बाय द स्टेट एंड द डिफर्स फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर. ये डिफरेंट हो सकता है. द एक्ट इज रेगुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. इंपॉर्टेंट फीचर देख ले तो रेगुलेशन द वर्किंग आवर्स कि कितने घंटे काम करेगा, पेमेंट ऑफ द वेगस हो गया, छुट्टी कितनी मिलेगी, लिविंग और लीव्स और द हॉलीडेज, द टर्म्स ऑफ द सर्विसेज कितनी होगी, एनी अदर कंडीशन ऑफ द वर्क्स फॉर द पीपल वर्किंग इन द वेरियस स्टेबलाइजमेंट. आगे लिखा द रूल्स ऑफ द एक्ट आर द एप्लीकेबल टू द पीपल वर्किंग इन द कमर्शियल स्टेबलाइजमेंट. शॉप्स हो सकते हैं, अदर स्टेबलाइजमेंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. दिस एक्ट also regulate the society, charitable trust and educational institute for the gain and the premises in which the activities like the banks, insurance, stock and the share brokerage is carried on. However, the factories are not covered by the shop. ये देख लो लिखा हुआ है. and established act are regulated by the Factories Act 1948. मैंने बता दिया 1948 का याद कर लो, एक 1956 का याद कर लो, एक 2013 का याद कर लो रिसेंट का. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एनी शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट द कॉमन ऑपरेशन मस्ट अप्लाई टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द शॉप. स्टेबलाइजमेंट एक्ट लाइसेंस विद द टाइम. लाइसेंस के लिए चीफ इंस्पेक्टर आता है, ठीक ना. ऑन द सक्सेसफुल सबमिशन एंड रिव्यू बाय द चीफ इंस्पेक्टर द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज इश्यूड. द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द शॉप. वहाँ पे लगा होना चाहिए जो सर्टिफिकेट आपका चीफ इंस्पेक्टर देगा. और द कमर्शियल स्टेबलाइजमेंट एंड द रिन्यूड पीरियडिकली एज पर द एक्ट. और इसे रिन्यू करना होता है. इन द केस ऑफ द क्लोजर द ऑक्यूपायर शुड नोटिफाई द चीफ इंस्पेक्टर इज राइटिंग विद इन द 15 days. 15 दिन का रिटर्न नोटिफिकेशन और ऑफ द क्लोजिंग. 15 दिन का रिटर्न नोटिफिकेशन होता है बंद करने के लिए. हो आफ्टर रिव्यूइंग में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. जो क्या कर सकता है, रिव्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है. द चीफ इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड द होल्ड द पावर ऑफ द प्रोवाइड द शॉप्स एंड द स्टेबलाइजमेंट एक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड. तो ये कैटेगरी दो कैटेगरी, एक होती है सितारे, एक होती है सृष्टि. तो ये बिल्कुल सही है.
The Gandhian Young Technological Innovation Award are given every year to the most promising technological development developed by the students in the life science, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड द क्या बोलते हैं मेडिकल डिवाइसेस, तो दोनों सही हैं आपके। तो लिखा हुआ यूनियन मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी कौन है? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये आपके कौन से हैं? तो ये आपके उसके भी हैं, हेल्थ के भी हैं, हेल्थ एंड फैमिली वॉलफेयर के भी है, फैमिली वॉलफेयर के भी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अर्थ साइंस के भी है। तो लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव अवे द गांधीन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड इन 2 कैटेगरीज, सितारे और सृष्टि, याद रखना ये दोनों, ठीक है ना। लिखा हुआ है गांधीन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट 2 कैटेगरीज, स्टूडेंट इनोवेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च एक्सप्लोरेशन, गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सितारे अंडर द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे बोलते हैं बायरैक, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जिसे डीबीटी बोलते हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गांधीन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन सृष्टि, given by the Srishti. The award and appreciation are given under these 2 categories to encourage the technological student to move toward the setting of the biotech and other startups. The Sitare awards are given every year to the most promising technologies developed by the student in the life science biotechnology, मतलब दूसरा भी सही होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सृष्टि अवार्ड आर गिवन टू द स्टूडेंट इन द अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ये होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द व्हीकल मार्केट। क्या होता है? व्हीकल मार्केट। ये आपका आंसर होता है, मैं पढ़ लेता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड हैज़ प्रपोज द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ट्रेसेबल टेक्नोलॉजी फॉर द व्हीकल कंपोनेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड के कौन है? अभी आपके मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट के कौन है? जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है ना। और एमएसएमई की भी यही है, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना, एमएसएमई मिनिस्टर भी यही है। और एमएसएमई एक्ट कब आया था? तो ये आया था आपका 2006 में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट। लिखा हुआ है दिस प्रपोजल इज टू यूज अ टेक्नोलॉजी टर्म माइक्रोडॉट बोलते हैं विच रिक्वायर्स द स्प्रिंग एंड द बॉडी एंड द पार्ट ऑफ द व्हीकल or the any other machine with the microscopic dots that can be read with the microscope and identified an ultraviolet light sources which give a unique identification. The use of the technology will help the check the theft of the vehicles and also the use of the fake spare part. जो चोरी हो जाती है ना, और अलग अलग अब चोर क्या करता है मैं बताता हूँ। जैसा अगर कोई कार चुराएगा तो कार बेचेगा ना, तो कार को साबुत नहीं रखा जाता, ठीक है ना, ताकि पकड़ में ना आए। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बेच दिए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते हैं, वो बेच दिए जाते हैं। तो वो पकड़ने के लिए कि थेफ्ट को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये लिखा द माइक्रोडॉट एंड द एडहेसिव विल बिकम द परमानेंट फिक्सचर्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट द डैमेजिंग द एसेट दैट इज द व्हीकल इटसेल्फ। द नोटिफिकेशन सेज दैट द माइक्रोडॉट्स इफ द अफिक्स्ड विल हैव टू कॉम्प्लाई विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड by the Automotive Research Association of India. The proposal including the amending central motor vehicle rules. अभी देखो एक आपका मोटर व्हीकल रूल्स आया था ना 2019 में, जब आपने सुना होगा कि आपके क्या हो गए थे, जो चालान का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया, जैसे 10-10 गुना कर दिया गया था, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा उस टाइम पे। To line the motor vehicle and their parts, component assemblies, sub-assemblies to be affixed with the permanent and nearly invisible microdot that can be read physically with the microscope and identified with the ultraviolet light sources. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो लिखा हुआ रेडियो एक्सेस नेटवर्क इज द पार्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट द इंडिविजुअल डिवाइसेस टू अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क रिगार्डिंग द रेडियो टेक कनेक्शन। बिल्कुल सही है। रैन यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क रिसाइड्स between the user equipment such as the mobile phone, computers, remotely controlled machine and provide the connection with the core. अब मैं एक चीज़ बताऊँ, रेडियो जो वेव्स होती है ना, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे हाईस्ट होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताऊंगा ना, तो आगे मैंने पिक्चर लगा रखी है तो उसमें बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की होती है। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये कैसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स हैं। जैसे आपकी साउंड होती है तो वो आपकी कैसी है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, और उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम की ज़रूरत है तो उसको, अब मीडियम जैसे मान लिया एटमॉस्फेयर है, जैसे साउंड आपका पृथ्वी पे तो काम करेगा पर आपका मून पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे साउंड काम नहीं करता। तो अगर बोला जाएगा जैसे मून है, तो मून पे जो अगर काम करेगी तो वो कौन करेगी, तो वहाँ पे रेडियो वेव्स के थ्रू क्या किया जाता है, काम किया जाता है। आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास एक वॉकी टॉकी होता है जिसमें ओवर एंड आउट बोला जाता है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है आपका। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और बता देता हूँ, जैसे आपके सैटेलाइट्स होते हैं, तो सैटेलाइट के साथ जो कनेक्शन बनाना होता है, जैसे अगर मंगल पे भेज दिया कि सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कनेक्शन जो बनता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही बनता है।
अच्छा पढ़ लेते हैं। रिसेंटली द टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जो था वो एक्ट था 1997 का, जिसके थ्रू बनी थी भारत में। जो ये आपके जो जितने भी क्या होते हैं टेलीकम्युनिकेशन होते हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया या वोडाफोन आइडिया हो गया, ये सारे इन्हें रेगुलेट कौन करती है? तो ट्राई करती है, ठीक है ना। चेयरमैन सेड दैट द यूज ऑफ द ओपन रैन, चलो मैं बता देता हूँ इसका, ट्राई का लिखा होगा मैंने, हाँ लिखा हुआ है। तो न्यू दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1997 में था। एक्ट 99 स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन लिख लेना। चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है इसके, यार सीएम नहीं लिखता, चेयरमैन कौन है सीधे लिख लेना, राम सेवक शर्मा, राम सेवक शर्मा। और अगर पूछा जाए कि सेक्रेटरी कौन है, तो सुनील के गुप्ता है, सुनील के गुप्ता ये आपके सेक्रेटरी है। अच्छा अबाउट द ओपन रैन, रैन या रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो लिखो ओपन रैन इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बट द रेदर एन ऑन गोइंग शिफ्ट इन द मोबाइल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर दैट अलाउ द नेटवर्क टू बी बिल्ड यूजिंग द सब कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ द वेंडर्स, ठीक है ना। ओ रैन लिखा हुआ है, ओपन वही आपका ओपन जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, as an open multi-vendor architecture for the deploying the mobile network as opposed to the single vendor property architectures, ठीक है ना, uses software to make the hardware manufactured by the different companies work together. The key concept of the open RAN is the opening the protocols and the interface between the various subcomponents, radios, hardwares and the softwares in the RAN. A radio access network is the part of the telecommunication system that connect the individual devices to other parts of the network through the radio connection. A RAN resides between the user equipment such as the mobile phones, computer, any remotely controlled machines and the provider the connection with its core network. तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही होता है। आगे लिखा एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो रेडियो यूनिट आर यूज वेयर द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और एम्पलीफाइड एंड डिजिटाइज्ड. द आर यूज लोकेटेड नियर और द इंटीग्रेटेड इनटू द एंटीना. द डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट इज वेयर द रियल टाइम बेस बैंड, रियल टाइम होता है तुरंत, मतलब एकदम से आपका क्या जाएगा, आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में. बेस बैंड प्रोसेसिंग फंक्शन रिसाइड द DU कैन बी सेंट्रलाइज्ड और लोकेटेड नियर द सेल साइट. द सेंट्रलाइज्ड यूनिट इज वेयर द लेस टाइम सेंसिटिव पैकेट प्रोसेसिंग द फंक्शन टिपिकली रिसाइड्स. अच्छा फंक्शन लिखा हुआ है, इट इज द इंटरफेस बिटवीन द RU, DU एंड द CU दैट आर द मेन फोकस ऑफ द RAN. By opening the standardizing these interfaces among the other in the network, the incentivizing the implementation of the same network can be deployed with the more modular design with the being dependent upon the single vendor. Making these changes can also allow the DU and the CU to be run as the virtualized software function on the vendor neutral hardware. Advantage of the O-run है तो लिखा हुआ innovation in the option and option environment expand the ecosystem and with more vendors providing the building blocks there is a more innovation and the more option for the operator. They can be also add new services, new opportunities कौन कौन से? तो it will open the new opportunity for the Indian entities to enter into the network equipment market. Cost saving and the benefits of the approach are also include the increased network agility and the flexibility and the cost saving. It is expected to make the 5G more flexible and the cost efficient. तो भारत में 5G के ट्रायल्स के लिए अनुमति दे दी गई है, ठीक है ना, जिसमें मैं बता देता हूँ, एक तो आपका जियो है, एक आपका कौन सा एयरटेल है, और आपका कौन, अब तो वोडाफोन और आपका क्या आइडिया एक साथ हो गया, जैसे VI बोलते हैं, और MTNL को, इनको मंजूरी मिली है. 5G जो होता है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज होता है किससे? 4G से, तो थोड़ा दिमाग में रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेपी कोलंबो. इट इज ज्वाइंट एंडेवर बिटवीन द यूरोपियन एंड इसरो. इसरो नहीं है, इसरो की जगह जाक्सा है, तो पहला वाला गलत हो जाता है आपका. जाक्सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऐसे तो आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन की. जाक्सा जो है वो जापान की है, जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी. तो ये इन दोनों का वेंचर है. इट इज़ द फर्स्ट यूरोपियन मिशन टू मरकरी. किसके लिए? बुध के लिए. तो बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट वाला तो गलत हो जाता है, सेकंड वाला आपका सही हो जाता है. सेकंड ओनली इज द राइट आंसर. तो ये याद रखना यार, ये पूछा जा सकता है बेबी कोलंबो, ठीक है ना. तो बेबी कोलंबो हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट फ्लाई बाय ऑफ द वीनस. तो ये अक्टूबर 2020 में वीनस को क्रॉस कर चुका है. वीनस मतलब शुक्र को क्रॉस कर चुका है, और 2025 तक इसके पहुंचने की संभावना है कहाँ? बुध तक. It managed to capture a black and the white snapshot of the Venus from a distance of the 17,000 किलोमीटर. इसने 17,000 किलोमीटर से क्या किया है कि बुध की पिक्चर, सॉरी उसकी पिक्चर भेजी शुक्र की, ठीक है ना. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. आगे लिखा हुआ, द बेपी कोलंबो इज द जॉइंट एंडेवर बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. हैंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसरो लिखा हुआ है.
द बेपी कोलंबो मिशन इज नेम्ड आफ्टर द प्रोफेसर ग्यूसेफ बेपी कोलंबो 1920-1984 तक थे फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ द Padua, Italy, and the mathematician and the engineer. Professor Colombo was the first person to see that an unsuspected resonance is responsible for the Mercury habit of the rotating on its axis 3 times for every 2 revolution it makes around the sun. Baby Colombo is the first European mission to Mercury. ये सही है. The mission had also sent 2 spacecraft to make the complementary measurement of the planet and its dynamic environment at the same times. उसको मेजर करेगा आपका, ठीक है ना. द मिशन इज एस्टिमेटेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द $1.5 बिलियन एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच द मरकरी इन द 2025. 2025 में आपका ये क्या करेगा, मरकरी को क्या करेगा, रीच कर जाएगा, ठीक है ना. अभी इसने 2020 में किसको किया है, वीनस को, इसलिए ये न्यूज में था. इट कंसिस्ट ऑफ द 2 इंडिविजुअल ऑर्बिट, ESA मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिट बनाएगा एंड जाक्सा मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर बनाएगा. बेबी कोलंबो नीड्स 9 ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाय 1 at the Earth, 2 at the Venus and the 6 at the Mercury before the entering the orbit of the around the planet in the 2025. नेक्स्ट चलते हैं. तो बेबी कोलंबो याद रखना ये किसका है, ESA और जाक्सा का क्या है, जॉइंट वेंचर है. 2020 अक्टूबर में ये वीनस को क्रॉस कर चुका है, उसकी पिक्चरें भी दे चुका है हमें, और 2025 तक इसके पहुंचने की संभावना है. कहाँ पे, बुध में. अच्छा आगे चलते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, अच्छा एक हमारा भी है पर वो शुक्रियान है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ. एक इसरो का भी है, इसरो का जो मिशन है उसका नाम है शुक्रियान. तो इसकी संभावना है 2024 से 26 के बीच में. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेटा डाटा. ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना आजकल. अब मैं बताऊंगा क्यों, और इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर में. इट वर्चुअली गिव द 360 प्रोफाइल इनटू द पर्सनल ऑनलाइन एक्टिविटी. बिल्कुल सही है. द लेवल ऑफ द इनसाइट इनटू द प्राइवेट एंड द पर्सनल एक्टिविटीज डन विदाउट द एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट एट द प्रेजेंट ऑफ द रेगुलेटरी सुपरविजन. ये भी सही है आपका, ठीक है ना. तो आंसर बन जाता है फर्स्ट एंड सेकंड. हुआ क्या था आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को बदला है, पर अभी तो फिलहाल इसने रोक लगा रखी है. पर अगर ये ऐसा चला तो अगर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे आपने क्लिक नहीं किया तो वो क्या कर सकता है, अनइंस्टॉल करने के लिए बोल सकता है, या फिर हट ही जाएगा खुद ब खुद. तो भारत सरकार ये देख रही है कि जो भारत में डाटा स्टोर होता है, भारत के बाहर जो डाटा स्टोर होता है, क्या भारत में उसे स्टोर किया जा सकता है इस पर, जिससे भारत की राइट टू प्राइवेसी आपकी बनी रहे. होता कुछ नहीं है, जैसे आपका अगर आपकी जो क्या होती है प्राइवेसी, ये हो जाती है कि आपका जो नंबर होता है वो कई कंपनीज को दे दिया जाता है, और वो कंपनीज आपको मैसेज करती हैं कि हमारे पास ये ऑफर है, वो ऑफर है, ठीक है ना. ये देखती है कि आपको क्या चीज़ें पसंद. आपने देखा होगा कभी अमेजोन पे कोई भी चीज़ आप सर्च करना, अमेजोन छोड़ दो, फेसबुक पे आपको कोई चीज़ सर्च करना, आपको दिखता है वहाँ पे जब ऐड आते हैं ना अमेजोन वगैरह, तो वहाँ पे देखना, उनको क्लिक करना जरा, तो आपको अगले दिन से अमेजोन पे क्या दिखने लग जाएंगे, वही चीज़ें दिखने लग जाएंगी, या उसी तरीके की चीज़ें दिखने लगी. ये होती है आपकी, तो थोड़े दिमाग में रखना. तो लिखा रिसेंटली व्हाट्सएप हैज अपडेटेड इट्स पॉलिसी विच स्टेट दैट इट मे शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स यूजर विद इट्स फैमिली ऑफ द कंपनीज. देखो अब देखो, क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो किसने खरीद ली थी, फेसबुक ने खरीद ली थी, ठीक है ना. तो द न्यू अपडेट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ द कंसर्न ओवर द प्राइवेसी ऑफ द पीपल दैट यूज द एप्लीकेशन एज द सुप्रीम कोर्ट के पुट्टोस्वामी जजमेंट हैज दैट द राइट टू प्राइवेसी, जो आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही डाली गई है, ठीक है ना, इज अ फंडामेंटल राइट्स. व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी इज येट अनदर रीजन व्हाई इंडिया नीड द डाटा प्रोटेक्शन लॉ. भारत में अभी तक डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना है, ठीक है ना. ये आपका देखो, मैं बोल सकता हूँ कि फेसबुक का भी बात कर रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज से तो ये नहीं लेगा, वहाँ पे क्या है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है, तो वहाँ के लिए तो क्या अलग लॉ है कि उनकी प्राइवेसी के साथ ही खेलेगा नहीं, और भारत के लिए अलग है. पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हटा देगा, क्योंकि भारत से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों को ही, ठीक है ना. लिखा हुआ है मेटा डाटा क्या, इट वर्चुअली गिव्स द 360 प्रोफाइल इनटू द पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटी. पहला सही है. द लेवल ऑफ द इनसाइट इनटू द पर्सन प्राइवेट एंड द पर्सनल एक्टिविटीज इज द डन विदाउट द एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट एट प्रेजेंट और रेगुलेटेड सुपरविजन. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. कुछ पढ़ना है यहाँ पर, इशू रिलेटेड टू न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी. चलो पढ़ लेते हैं. इंटरमीडियरीज देख लेते हैं. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज is that they do not own the content and are mere platform where the third party entities place content. This particular status that prevent them from the liability in the case anything unlawful to notice on their. ये पढ़ लेना यार. अब देखो यहाँ पे कौन कौन से इश्यू हैं. WhatsApp as the owner of the data, the information that WhatsApp automatically collect will be sharing with the Facebook include the mobile phones number. ये देखो, ठीक है ना, मुझे तो अभी से आने लग गए, ठीक है ना. यूज़र पता नहीं कहाँ चले जाते हैं नंबर आपकी, कई सारे, जैसे वो बीच में Dream11 हो गई, हाउस दैट हो गई, पता नहीं कौन कौन सी साइट से मैसेज आ रहे हैं फ़ोन पे. तो प्राइवेसी तो पहले तो आपकी तो पहले हो रही है. अगर आपने फेसबुक पे नंबर डाला हुआ है अपना,
फेसबुक पे अगर आपने प्रोफाइल अपडेट कर रखा है, वहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाला हुआ है, तो आपकी प्राइवेसी गई, वैसे भी गई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना यार। कौन सी कमेटी है? अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द श्री कृष्णा कमेटी, ये पढ़ लेना। द न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। लॉ नहीं बना है, लॉ बनना चाहिए भारत में, ताकि आपके डाटा के साथ खिलवाड़ ना हो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ द मेटा डाटा, जो मेटा डाटा वही होता है आपका। अब मेटा डाटा मैं बता दूँ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि आपका व्हाट्सएप दिखाता है कि आपके जो मैसेज होते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब आपके अलावा आप जिसे भेज रहे हैं मैसेज, आपने मैसेज भेजा किसी को, तो आप दोनों के अलावा उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ सकता। ये होता है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा, एंड टू एंड बोलते हैं जिसे। आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेज आप करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। अच्छा, नेक्स्ट लिखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैन। तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बड़ा होता है आपका किससे? लेंथ से, लोकल एरिया नेटवर्क से। तो लिखा हुआ है मैन इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड इज यूज टू कनेक्ट द 2 और मोर लेंथ्स इन अ कॉमन जोग्राफिकल एरिया से अ सिटी और अ ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग आ सकती है या सिटी आ सकती है। मैन कैन स्पान इन द रेंज ऑफ द 5 to 50 किलोमीटर ऑफ द डायमीटर। इसका जो रेंज होता है 5 से 50 किलोमीटर तक होता है। Men usually are not owned by the single organization, they are owned by an association of the users by a single network provider who sells the services of the users. It interconnects the user with the computer resources in geographical area or the region larger than the covered by the even a large local area network. Local जैसे LAN होता है ना, LAN तो आपने देखा होगा, जैसे कोई बैंक है तो जो बैंक होता है वो LAN के थ्रू ही कनेक्टेड होता है आपका। वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, जैसे मैं बता दूं, जैसे आपके ATMs होते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क के, ठीक है ना, के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सिविल। ये यार न्यूज़ में था आजकल क्या था, यानी कि पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ मैं सिविल काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में, तो पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। तो ये मैंने बता दिया आपको। सिविल के बारे में 1-2 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये आपका 2000 में बना था और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना। तो लिखा हुआ है Credit Information Bureau India Limited is a credit information company है। It is founded in the year 2000 in the headquarter मुंबई महाराष्ट्र में, established under the Credit Information Companies Regulation Act and authorized by the RBI. Now it is known as the TransUnion Civil as it is acquired by the TransUnion American Consumer Credit Reporting in the 2016. अदर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो भारत में वो क्रिफ, हाईमार्क्स है, इक्विफैक्स है, एक्सपेरियन है। तो ये लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजिंग द न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन। तो न्यूमोकॉकल जैसे नाम से पता लग रहा है ये निमोनिया से रिलेटेड है आपकी। खासकर जो देखने को मिलता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है जब निमोनिया आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी क्या होती हैं लंग्स में, जो आपकी क्या होती हैं एल्वियोली वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं और सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अभी दिखा दूंगा आपको। तो लिखा हुआ दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द निमोनिया एज वेल एज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उन दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा आइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और तीसरा होता है सेप्सिस। सेप्सिस में जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेप्सिस में, ब्लड वेसल्स में। तो ये याद रखना। तो पहला तो आपका ठीक है, न्यूमोकॉकल जो कंजुगेट वैक्सीन है, जैसे बोलते हैं PCV वैक्सीन, तो वो इन तीनों के लिए होती है। डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। बिल्कुल सही है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे आजकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, अब आप मुझे बताइए क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। साइड इफेक्ट भी होता है और एलर्जिक रिएक्शन भी आपको देखने को मिलता है। 100% कोई भी नहीं होती सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल उसके कोई भी, यानी कि बोल सकते हैं साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट होते हैं हर किसी के, वैक्सीन के होते हैं, ड्रग्स के होते हैं, सभी चीज़ों के होते हैं। तो तीसरा तो अपने आप में ये तो कॉमन आंसर था यार कि तीसरा हो ही नहीं सकता, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो न्यूमोकॉकल डिसीज लिखा हुआ इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच कैन लीड द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ब्लड एंड द ब्रेन। It causes the health problem in the children younger than the 5 year of the age. The greatest risk infection is for the children younger than 2 और adult over the 65 people with the certain medical condition and the cigarette smoker उनमें ज़्यादा होता है। These diseases also include the pneumonia, meningitis, sepsis, blood infection, the air infections। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन जो PCV13 याद रखना है, तीनों के लिए लगती है। एंड द न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स जिसे बोलते हैं PPSV, जिसमें आपका क्या है, S क्या है आपका, PS क्या आपका पॉलीसैकेराइड है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन। PCV13
प्रोटेक्ट अगेंस्ट द 13 टाइप्स ऑफ द देखो 13 क्यों लिखा हुआ है पीसीवी के आगे, तो 13 तरीके के बैक्टीरिया से आपको बचाती है। और जो पीपीएसवी जो आपका पॉलीसैकेराइड वाली वैक्सीन है वो 23 तरीके के बोल सकते हैं कि 23 टाइप के जो आपके बैक्टीरिया उनसे बचाती है। These vaccine prevent the infection the children who get them and help to stop the infection from the spreading to other. The growing resistance of the pneumonia to commonly use the antibiotics underline, तो ये पढ़ लेना antibodies, ठीक है। Depend, अच्छा देखो, the dependence on the antibiotics that are not effective against the drug resistant bacteria can be reduced, ठीक है ना। Most people who get the pneumococcal vaccine do not have any serious problems with it. These are usually mild and go away ऑन देयर ओन विद द फ्यू डेज, बट सीरियस रिएक्शन आर पॉसिबल, कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, जैसे वैसे निमोनिया तीनों से होता है। निमोनिया आपका बैक्टीरिया से भी हो सकता है, आपका वायरस से भी हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। मेनली आपका बैक्टीरिया से देखा जाता है, जिसे न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया बोलते हैं या स्पेक्ट्रोकोकस बोलते हैं, याद रखना, या तो न्यूमोकॉकल बोलते हैं या तो स्पेक्ट्रोकोकस बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकोकस। ये कॉकस क्या होता है तो मैं बता दें, सेफ ऑफ बैक्टीरिया जो आपको देखने मिलता है 3 तरीके देखने, एक कोकाई होता है, कोकाई। इसको याद करने का तरीका ये, जो ओ दिख रहा है ना आपका ओ, तो इससे याद कर लेना। ओ से क्या होता है, इनका जो सेफ होता है वो होता है आपका राउंड सेफ, ठीक है ना। एक होते हैं बैसिलस वाले, बैसिलस जैसे आपने लैक्टोबैसिलस सुना होगा, तो बैक्टीरिया होता है जो आपका क्या करता है, दूध को दही बनाने में मदद करता है। तो जो बैसिलस होगा, तो बैसिलस को आपने याद रखना है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है ना। किस शेप में होता है, सिलिंड्रिकल। और कुछ विब्रियोज, स्प्राइला और इनकी बात करेंगे, तो विब्रियो जो होता है इस तरीके से इन पे पूंछ पांच होती है लगी हुई, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्लैजेला जैसे बोलते हैं। तो देखो लिखा कॉकाई तो लिखा हुआ है, तो इसमें आपका स्प्रेप्टो एक आता है, स्ट्रेप्टो कॉकाई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेडार्ड आता है, आपका स्टेफ्लो कोकाई आता है, सार्सिना आता है और डिप्लोकोकाई, ये देख लेना यार। बैसिलस में आपके देखो इस तरीके की होती है, रॉड शेप्ड होता है आपका, विब्रियोस इस तरीके का होता है आपका, ठीक है ना, स्पाइरल इस तरीके का होता है, और स्पायरो कैटियस इस तरीके का होता है, बिल्कुल कीड़े जैसा। तो ये लिख लेना यार। नेक्स्ट चलते हैं, तो मेनिंजाइटिस में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। हेडेक देखने को मिलता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पेन होता है पूरी बॉडी में, ड्राउनेस होता है, चिल्स ठंड लगती है, ठीक है ना। लाइट परेशान करती है। लाइट में क्या होता है कि लाइट सेंसेस आपको परेशान करते हैं, और जो रश फीलिंग आती है। तो होता है क्या, जो हमारा ब्रेन होता है, मैं बता देता हूँ, ब्रेन होता है तो उसके अंदर होती है एक लेयर। पहले जैसा आपका क्या होता है कि आपकी स्किन होती है, फिर आपका क्या होता है अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है कि आपका क्या होता है स्केलेटल पार्ट होता है, और फिर आपका ड्यूरोमीटर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आर्कनॉइड्स होते हैं, फिर पायोमीटर। ये याद रखना, ये ड्यूरोमीटर, आपका कौन सा आर्कनॉइड और पायोमीटर, ये मस्तिष्क में होता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल है। और जब ब्लड वेसल्स में, जब अंदर की तरफ पायोमीटर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, आपका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो वो बोला जाता है मेनिंजाइटिस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो पहले स्किन होती है, मैंने बताया था, उसके बाद हमारे क्या होता है, सर में स्कल होता है, ठीक है ना। स्कल के बाद जो होता है हमारा, जब ब्रेन होता है, तो उसमें सबसे पहले लेयर जो आती है वो ड्यूरोमीटर की आती है, फिर आर्कनॉइड आती है, जो इन्फ्लेम्ड हो जाती है किस टाइम पे, मेनिंजाइटिस में, जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काम करता है तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। फिर होता है आपका पायोमीटर, वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, वो भी इन्फ्लेमेट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसमें पैथोजेनिक और आपके क्या कुछ जाते हैं, एजेंट्स कुछ जाते हैं, एंटर थ्रू द ब्लड के थ्रू ये बैक्टीरिया आपके शरीर के बोलते हैं ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, जो किसको हिट करते हैं, आपका किसको, आर्कनॉइड को हिट करते हैं, आपका पायोमीटर को हिट करते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन को भी क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो मेनिंजाइटिस तो सेवर हेडेक्स बता दिया, फोटोफोबिया और फोटोफोबिया जैसे मैंने बताया ना कि लाइट से दिक्कत होती है, मसल टोन स्टिफनेस देखने को मिलती है क्योंकि बोन मैरो को भी हिट करता है, रेड एंड द पर्पल रस देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक और नॉसिया, वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है, खाना पचता नहीं है, कोल्ड हैंड एंड द फेट हो जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में मेनिंजाइटिस अभी समझा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो है ये सेप्सिस है। सेप्सिस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होता है हिट कर देता है, तो बैक्टीरिया इंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो पहला क्या हो रहा है, देखो, लोकल इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, फिर लिखा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द फाइट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड द इम्यून सेल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी कॉजिंग द अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन, लीड टू द ऑर्गन डैमेज एंड द डेथ इफ द लेफ्ट ट्रीटेड। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो ये क्या कर सकता है, डेथ तक भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी तीसरा अगर मैं बता दूं, जैसे निमोनिया की बात करूं, तो पहले आप ये समझिए, जैसे ये एथमोइड साइनोसिस होता है हमारे नाक की तरफ, फिर हमारा टोंग होता है, और फिर हमारा कौन सा होता है, थ्रॉट होता है। थ्रॉट के बाद ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया होती है आपकी विंड पाइप, याद रखना। एक एसोफेगस पाइप होती है, वो फूड पाइप होती है।
फिर जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर जो ये सबसे मेन वाली पाइप जाती है, ठीक है ना, ट्रैकिया के थ्रू, तो ये कार्टिलेज लगी होती है, यहाँ पर जो मेन पाइप होती है जो जाती है उसे ब्रोंकाइज बोलते हैं, ठीक है ना। और बाहर की तरफ हमारे लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये याद रखना, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। अब एक चीज़ आपने याद रखना है कि ब्रोंकाइस के बाद क्या होता है कि ब्रोंकाइस से जब ये आपकी सब नोट्स निकल रही है ना, इन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। अब ब्रोंक्यूल से कनेक्ट करके लास्ट में आपको फूल टाइप के दिख रहे होंगे ये वाला, इन्हें बोलते हैं एल्वियोली। इन्हीं में क्या कर देता है, यहीं पे आपकी क्या होती है, O2 और CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का, ये इन्फ्लामेट हो जाती है, इन्फ्लामेट हो जाती है, मतलब इनमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, किसके टाइम पे, आपका न्यूमोनिया के टाइम पे। तो ये देख लीजिए, ये एयर स्पेस होता है, तो इसमें देखो म्यूकस जम जाता है आपका, इन्फ्लामेशन इन द एल्वियोरी वॉल, तो ये म्यूकस भर जाता है इसमें, ठीक है ना। याद रखना, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए हमारा शरीर जहाँ पर भी होता है वो म्यूकस को क्या करने लग जाता है, रिलीज करता है, ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। म्यूकस फैल जाता है काफ़ी ज़्यादा, और अगर ये सही नहीं हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो ये क्या कर सकता है, एल्वियोली को ख़राब कर सकता है। एल्वियोली ख़राब होगा तो सिंपल सी बात है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर साइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन रेफर टू। अब मैं बता दूं, ये यूपीएससी में पूछा गया पिछले साल 2020 में अक्टूबर में जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है ना। मैंने लीजा पाथफाइंडर मार दिया था आंसर, जबकि इसका आंसर था इवॉल्व लीजा, क्योंकि 2-3 चीज़ के बारे में तो मुझे पता था कि वॉइजर जो है वो 1977 का था, बल्कि वॉइजर 1 और वॉइजर 2 एक साथ भेजे गए थे, एक ही साल में भेजे गए थे, बल्कि वॉइजर जो 2 था वो पहले छोड़ दिया गया था। ये क्या था कि अब ये जो था आपका, ये सोलर सिस्टम को आपका स्टडी करने के लिए था, तो ये जो छोड़ा गया, ये छोड़ा गया क्यूपलर बेल्ट की तरफ, क्यूपर बेल्ट की तरफ, जो आपका बिल्कुल प्लूटो से पीछे की तरफ है। तो ये अब हमारे जो क्या बोलते हैं, जो आपका सोलर सिस्टम है उसे क्रॉस कर चुका है। इसमें हमने वॉइजर मिशन में एक वो भी डाली थी, CD भी डाली थी, जिसमें अलग अलग भाषाएं लिखी। अगर वॉइजर 2 जो आपका क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो कहीं अगर पहुंचा और अगर कहीं जीवन है, क्योंकि आज तक देखो मंगल से दूर हम नहीं जा रखे हैं, मंगल से तक ही हमने क्या कर रखा है, कुछ परीक्षण कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमने जूनो, जैसे जूनो भेजा हुआ है, कहाँ, जुपिटर में। इंसान आज तक, चलो कहाँ तक गया इंसान, मैं बता देता हूँ, इंसान आज तक मून तक ही गया है बस, आप जानते हैं, उससे आगे तो गया नहीं। बाकी मिशन ही भेजता है, जैसे आपका क्या है, मंगल पे भेजा हुआ है आपका हमारा मंगलयान है, आजकल कई सारे गए हैं आपके, ठीक है ना। अमेरिका ने भेजा आपका, UAE ने भेजा आपका, चाइना ने भेजा था अपना, तो कई सारे हैं। तो और सनी के लिए कौन सा था, कैसिनी था, कैसिनी। तो इस तरीके के, तो वॉइजर 2 जो था वो क्रॉस करके चले गया, ठीक है ना। न्यू हॉरिजॉन भी अभी लिस्टेड करता हूँ मैं, और लीसा फाइंडर, और जो आंसर इसका ये इवॉल्व लीजा है, ये याद रखना। लीजा मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इट इज अ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटर इन द स्पेस विद द 3 स्पेस क्राफ्ट इन द हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट एंड द मिलियन किलोमीटर आर्म लेंथ। हीलियोसेंट्रिक होता है मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करता है। एलिजा अ मिशन एमिंग एट द एक्सप्लोरिंग द ग्रेविटेशनल यूनिवर्स फॉर द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहला था जो लिखा हुआ, एलिजा इज द मिशन एमिंग टू एक्सप्लोरिंग द ग्रेविटेशनल यूनिवर्स फ्रॉम स्पेस फॉर द फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आज तक हम पता नहीं कर पाए कि ग्रेविटी किस तरीके से पैदा होती है, ये कौन सा ऐसा तत्व है जो ग्रेविटी को पैदा करता है। नेक्स्ट लिखा, इट इन्वॉल्व द साइंटिस्ट फ्रॉम द 8 यूरोपियन कंट्रीज, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड द UK एज वेल एज द सपोर्ट ऑफ द सेवरल US बेस्ड वंस। एलिजा मिशन जो था, इट कंसिस्ट ऑफ द मदर एंड द 2 sorry, it consists of the mother and the 2 daughter spacecraft. The 3 satellites will form a precision interferometer with the 2 daughter spacecraft, connecting the mother one by the 1 million kilometer long laser beams. This interferometer will be capable of detecting the gravitational waves at the frequency in the range of the 0.1 megahertz to 1 hertz. Micro होगा, मेगा नहीं होगा। Next, such a frequency interval is not accessible on the Earth due to the arm length limitation. ELISA is designed with the orbit that allow the ELISA क्यों बोला जा रहा है, E का मतलब evolved है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा 3 सैटेलाइट टू मेंटेन देयर नियर इक्विलेटरल ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रायो के लिए जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल वाला, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो ELISA is designed in the orbit the 3 satellite of the maintain the, ठीक है ना, passing gravitational wave alter the proper relative distance between the spacecraft which will be censored by the detectors on the each spacecraft
ELISA will be coherently measure the frequency phase and the polarization of the gravitational waves passing through the allowing the sun to revolve overlapping signal लोगों ने। तो ये ज़्यादातर आप देख रहे हो तो ये किसके लिए था, आपका ग्रेविटेशनल के लिए था, ग्रेविटेशनल फील्ड को पता करने के लिए था ये मिशन आपका। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं वाइजर 2 तो 1977 मैंने बता दिया। द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी ऑल द 4 ऑफ द सोलर सिस्टम जाइंट्स प्लैनेट्स क्लोज रेंज, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो डिस्कवर द 14th मून ऑफ द जुपिटर। इट वॉज द फर्स्ट मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई पास्ट यूरेनस। अच्छा ये यूरेनस को भी क्या करके क्रॉस कर चुका है, तो मैंने बता दिया अभी तक आपको। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जुपिटर के कितने आपके सैटेलाइट्स, मून्स कितने, तो जो उसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो कितने अभी आपके 79 है। सैटर्न के ज़्यादा हो गए, सैटर्न के जो अभी हैं वो 82 खोजे गए हैं। अच्छा नासा न्यू हॉरिजॉन, तो स्पेस क्राफ्ट इज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर द प्लूटो। तो जो न्यू हॉरिजॉन था वो प्लूटो के लिए था। द न्यू हॉरिजॉन मिशन इज करंटली एक्सटेंडेड टू थ्रू द 2021 टू एक्सप्लोर द एडिशनल क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, जो आपका किसके बाद देखने को मिलता है, प्लूटो के बाद देखने को मिलता है। मतलब एक हिसाब से वो बाउंड्री वॉल है किसके, हमारे सोलर सिस्टम की। अच्छा लिखा हुआ है लीसा पाथफाइंडर विच वाज अ मिशन दैट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजिकल नीड टू बिल्ड अ फ्यूचर स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी टू डिटेक्टिंग, तो इसका काम क्या, ऑब्जर्वेटरी को डिटेक्टिंग द रिपल्स इन द स्पेस टाइम्स प्रोड्यूस बाय द मार्जिंग ब्लैक होल्स। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लान अ फॉलो अप मिशन द लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीजा इन द 2034। तो अभी काफ़ी दूर है, लगभग 13 साल बाद का, तो ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज टू कैरीज द ड्रग्स एंड द एंटीजेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही है। दे कैन बी मेड इनटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर द इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही है। दे कैन बी यूज टू बायोकेमिकल सेंसर्स, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर द बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही है। तो मैं इनके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फोटो देख लीजिए आप, इसे पढ़ लेना। तो देखो बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब्स वैसे अलग अलग क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है। तो बायोमेडिकल में देखा है, कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो गई, बायोसेंसिंग हो गई, इमेजिंग हो गई, टिश्यू इंजीनियरिंग में इसके यूज़ कर सकते हैं, तो ये पढ़ लेना। अच्छा विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी पिछले साल पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना, 2020 में, तो ये याद रखना। पहले इट इज़ अ पब्लिक, अब ब्लॉकचेन से नाम आता है तो हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को दिमाग में रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी उसका एक पार्ट है, ओपन सोर्स होता है। तो लिखा हुआ इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, बिल्कुल सभी कर सकते हैं, बट विच नो सिग्नल यूजर कंट्रोल, तो एक नहीं सॉरी विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल, एक के हाथ में ये कंट्रोल नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन आर सच दैट द ऑल द डाटा इन आर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ओनली। देखो जैसे ही ये ओनली लिख दिया ना, बस यहीं पे गलत हो गया। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का एक चीज़ मैंने बताया था आपको, क्रिप्टो करेंसी कैसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन आपका, तो इसमें ना किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, भारत ने अब तक लीगलाइज नहीं किया है क्रिप्टो करेंसी को। हाँ कि बात हो रही है कि भारत क्या करेगा, आरबीआई को कहेगा, आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी कर सकती है, भविष्य की करेंसी है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। अच्छा थर्ड आता है एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट द एनीबॉडी परमिशन, तो बिल्कुल सही है। इसे किसी के भी बिना किसी की परमिशन के क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को क्या कर सकते हैं, बेसिक फीचर्स को ओपन किया जा सकता है। अच्छा इसकी एक फ़ायदा बताऊंगा, इसको कोई क्या नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। जैसा हैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, जो आपका क्या होगा सिस्टम होगा वो अपने आप ही ब्रेक कर जाएगा, ख़त्म, अपने आप को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ बता देता हूँ किस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है। तो देखो अ ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड, उसके बाद अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड होता है, पर रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है वो आपका क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क, उसके बाद वो नेटवर्क में क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद नोट्स आपके क्या होते हैं, वैलिडेट्स होते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद आपका रिसीव होते हैं नोट्स एंड रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ द वर्क। उसके बाद आपका ब्लॉक इज एडेड होता है, एग्जिस्टिंग द ब्लॉकचेन बन जाती है और ट्रांजेक्शन उसके बाद क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन में देखो डिजिटल आईडी भी आती है, बिटकॉइंस भी आता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में बोल रहा था तो वो भी आता है। तो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी पार्ट नहीं है, आपका रियल एस्टेट आ जाता है, वोटिंग आ सकती है आपकी, पेमेंट एंड ट्रांसफर्स आ सकते हैं, हेल्थ केयर आता है, लॉ इन्फोर्समेंट आ सकता है, ऑनलाइन म्यूजिक आ सकता है, बैंकिंग आ सकता है। ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो भी इसमें काम कर सकता है। तो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन हैं ये सारे।
नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो लिखा वीएलसी यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ द 375 टू 780। अब विजिबल है तो विजिबल के लिए यही यूज होता है, लगभग 400 से 800 नैनोमीटर आपका यूज होता है, भी बता दूंगा मैं आपको। तो पहला तो सही है, वीएलसी इज नोन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज नहीं होता, लॉन्ग रेंज में क्यों नहीं होता बताता हूँ, क्योंकि रेडियो की तरफ जाएगा आपका लॉन्ग रेंज अगर होगा। ये बिल्कुल मिडिल में होता है, मीडियम होती है ये वीएलसी कैन, तो ये गलत है। VLC कैन ट्रांसमिट ए लार्ज अमाउंट ऑफ द, अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन ना अगर नहीं भी होता, मतलब आपको नहीं भी आ रहा होता, अगर आपको नॉलेज होता किसका, मैं बोलता हूँ ट्रांसफर वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट लिखा VLC कैन ट्रांसमिट द लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा ट्रांसफर फास्टर देन ब्लू। अरे बिल्कुल सही है, ये आपका है ही, डिपेंड करता है लाइट पे, ये लाइट की स्पीड से आपका डाटा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। भविष्य की टेक्नोलॉजी ये काफ़ी ज़्यादा आपने, जैसे आपने सुना होगा वाईफाई, तो पहले तो जैसे ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते थे, पहले तो इंफ्रारेड यूज़ करते थे हम, वो फ़ोन से फ़ोन चिपका के, फिर हमने ब्लूटूथ यूज़ किया, ब्लूटूथ के बाद हमने वाईफाई यूज़ किया, जिससे डाटा क्या होता है ट्रांसफर जल्दी होता है। वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी कई बार पेपर में पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म। पर अब जो बात होगी भविष्य में वो बात होगी लाईफाई की। लाईफाई होता है आपका लाइट फिडिलिटी, लाइट की स्पीड से आपका क्या होगा, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो VLC कैन ट्रांसमिट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन द ब्लूटूथ, तो बिल्कुल सही है। VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है ना। तो आंसर बन जाएगा 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे समझाने से अच्छा मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखो लाइफ है इसका एक, ये पढ़ लेना है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। तो लाइफ इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट ऑफ द लाइट फिडिलिटी, जिसे बोलते हैं दैट यूजेज लाइट टू ट्रांसफर द डाटा पोजिशन बिटवीन द डिवाइसेज। तो एक तरीके का आपका जो क्या है VLC, उसी का एक क्या ये एग्जाम्पल है। तो लिखा लाइफ है हार्नेस द पावर ऑफ द विजुअल लाइट इंस्टेड ऑफ द रेडियो वेव्स यूज्ड बाय द वाईफाई। As Wi-Fi signal is transmitted by the optical lights, it cannot be penetrate walls, thus improving the local network security. Wi-Fi can deliver the multiple Gbps speeds in just seconds. मैंने बताया था ना कि आपका जो ट्रांसफर होगा डाटा वो बहुत ही तेज स्पीड से होगा। अच्छा ये देख लीजिए आपका, तो ये होती है आपकी कौन सी, ये वेव्स है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये बड़ा सा लग रहा है, तो ये वेवलेंथ ज़्यादा है, धीरे धीरे करके वेवलेंथ यहाँ से आपकी बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है ना, 10⁻³ के आसपास मीटर में होती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स जैसे आपका कोई माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है ना, तो उसमें 10⁻⁻² के आसपास। फिर इंफ्रारेड आती है, जो आपका रिमोट होता है टीवी का, उसमें इंफ्रारेड होता है, हीटिंग एजेंट होता है। फिर आती है विजिबल, और VLC जो आती है इसी में आपका फॉलो क्या करती है, इसी के अंदर आती है आपकी विजिबल में VLC। फिर आती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, फिर एक्सरे आती है, फिर गामा रेज आती है। तो ये जो है आपका, ये धीरे धीरे क्या होता है, वेवलेंथ कम होती है। पर अगर मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है हाईएस्ट होती है, इसलिए जो पेनिट्रेशन पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जो आपकी कैंसर से प्रभावित जो आपकी सेल्स होती हैं, उनको जैसे बोल दें, जो आपकी कैसी होती है, खराब हो चुकी सेल्स होती है, उन्हें हटाने के लिए तो गामा रेज का इस्तेमाल किया। एक्सरेज आप जानते हो, तो हाईस्ट इनकी क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किस में फॉल करता है, आपका विजिबल में फॉल करता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे, अगर आप समझ गए तो अब देखो आंसर देना कितना आसान है। जैसे लिखा हुआ है देखो, VLC यूजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 375 टू 780। VLC जो है तो विजिबल है, देखो यहाँ पे देखो आपका, तो ये जो है ना वेवलेंथ है। तो मैं बता देता हूँ, जो विजिबल की होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो पहला आंसर तो लग जाता है इसी से। सेकंड जो लिखा हुआ था, वो सेकंड लिखा हुआ था VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल। अब देखो ये बीच में आती है, लगभग मिडिल में आती है। लॉन्ग रेंज ये होती है, शॉर्ट रेंज ये होती है, ये मिडिल में आती है, तो यहाँ से आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट लिखा हो तो VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा फास्टर, तो वो तो इससे पता लग रहा है कि अब लाइट की स्पीड में कर देगा। लाइट की स्पीड कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इतनी स्पीड से करेगा तो होगा ही भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस। तो आप जानते हैं आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है आपका, जिससे आपका रिजल्ट बाहर निकलता है, तो वो होता है प्रोजेक्टर, ठीक है ना। प्रोजेक्टर के थ्रू आपका क्या आ जाती है, आपकी इमेज बन जाती है सामने बोर्ड पे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर इज ऑप्टिकल डिवाइसेज दैट प्रोजेक्ट एन इमेज और मूविंग द इमेज ऑन टू द प्रोजेक्शन स्क्रीन, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होती है, LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCOS लिक्विड क्रिस्टल ऑन द सिलिकॉन, लेजर प्रोजेक्टर्स होते हैं। आउटपुट डिवाइस में बात करें तो आउटपुट में कौन कौन से होते हैं, तो देखो इसमें आता है आपका वीडियो आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिस्प्ले, ये आ जाता है, डिवाइसेज आता है, प्लॉटर आ जाता है। जैसा आपने सुना होगा, एक तो प्रिंटर होता है जो आउटपुट डिवाइस है, एक प्लॉटर होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्लॉटर आपके जो बैनर्स वगैरह होता है ना, उन्हें निकालने के लिए होता है। मतलब
बड़ी रेंज में होता है, बैलेंस वगैरह निकालने के लिए प्रोडक्ट यूज़ होता है। स्पीकर होता है, आउटपुट डिवाइस है, समझते हैं ना, आउटपुट डिवाइस समझते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है। माउस है, जैसे माउस इनपुट है, उससे हम क्या करते हैं, इनपुट का इस्तेमाल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, OCR आपने देखा होगा, जो टेक्नोलॉजी से क्या करता है, बार कोड किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। और वेबकैम भी आपका किस तरीके का है, तो ये भी आपका क्या इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी साइज वुड बी लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। कैश तो बहुत छोटी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी होती है, रैम होती है, वो भी कम होती है। जैसे हार्ड डिस्क एक हिसाब से मान के चलो, जो आपकी रोम होती है, रोम, जैसा आपने देखा होगा कि 256 GB की आपकी क्या है उसका मेमोरी अंदर की, तो वो रोम होती है। हार्ड डिस्क उसी तरीके से मान लो। रैम जो होती है वो स्पीड के लिए आती है, जैसा आपने देखा होगा ना, क्या यार इसकी रैम कितनी है, तो हाँ जी 12 GB है, 12 GB और 256 GB क्या इसकी रोम है, तो ये ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क हमेशा। रजिस्टर आपके बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ जो क्या होता है आपका डाटा तो बहुत ही कम होता है। रजिस्टर में सबसे कम होता है, फिर रैम में होता है, फिर कैच में होता है, फिर हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है ना। आप देखो आपने कैच फाइल डिलीट मारते हैं, जब आपका क्या हो जाता है, वो बोलता है कैच फाइल डिलीट मारने के लिए बोलता है, तो वो 1 GB 2 GB इस तरीके से आपका कैच फाइल डिलीट होने लग जाते हैं। अगर डेली बेसिस पे देखोगे अपने फ़ोन को, जब आपके करते हो जब क्या करते हो क्लीन करते हो, तो आपकी जो कैच फाइल होती है वो हटने लग जाती हैं। तो यही चीज़ ये याद रख लेना। तो लिखा हुआ इन अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर हार्ड डिस्क, तो अब तो टेराबाइट्स में बात की जाती है। रजिस्टर सबसे कम होते हैं, उसके बाद आपका रैम, फिर कैच और फिर हार्ड डिस्क होती है। अच्छा हाँ, रैम किस तरीके की होती है, तो आपकी कैसे होती है, ये आपकी वोलाटाइल होती है, डाटा हट जाता है। और ये नॉन वोलाटाइल होता है, डाटा नहीं हटता आपका। डाटा हट जाने का मतलब ये होता है, यूट्यूब में जैसा आपकी वीडियो होती है, यूट्यूब में आपने कोई वीडियो देखी, उसको फिलहाल के लिए आपने बंद कर दिया, आप कुछ देर बाद देखेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रैम काम कर रही है। पर अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लोगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। रोम होती है जैसे आपकी जो मेमोरी होती है, उसमें आपने जैसे कोई पिक्चर डाउनलोड कर दी, तो ऐसा थोड़ी कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लोगे तो और फिर ऑन करने के बाद वो मूवी हट जाएगी, तो ये होती है आपकी कौन सी, नॉन वोलाटाइल, जो मिटती नहीं है। रैम बता दिया। रैम दो तरीके की होती है, एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम होती है, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। रजिस्टर जो होते हैं होल्ड इंस्ट्रक्शन और द डाटा दैट प्रोसेसेस इन द वर्किंग ऑन द विल बी वर्किंग ऑन द शॉर्टली, कुछ समय के लिए होता है। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द कैपेबल ऑफ द होल्डिंग ओनली वन आइटम एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही को होल्ड कर सकता है। कैच मेमोरी इज एन एरिया इन द कंप्यूटर वेयर द कोड्स एंड द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। हार्ड डिस्क मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद देयर आर द 4 मेजर स्टोरेज लेवल ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल होता है प्रोसेसिंग, रजिस्टर एंड कैच, ये होता है। इंटरनल में ये दोनों होती है, रजिस्टर और कैच होती है। मेन में आपकी रैम आ जाती है, ऑनलाइन मास स्टोरेज में सेकंड स्टोरेज आ जाती है, और ऑफलाइन बल्क स्टोरेज में टर्सरी आ जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। यार ये तो 36 बार करा दी, याद आपका कौन सा थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड लॉ आपका कौन सा है, तो ये मोमेंटम से रिलेटेड आपका। बाकी चीज़ पढ़ा चुका हूँ यार, ये बार बार नहीं। आर्किमिडीज आप जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना। और आर्किमिडीज व्हेन अ बॉडी इज इमर्स पार्शली, जब किसी आंशिक या पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, तो उतने अमाउंट में, उतने मास में आपका क्या होता है, जो बॉडी वेट होता है, ठीक है ना। कोई अगर बॉडी डाली जाती है जैसे पानी के अंदर, तो जितने अमाउंट, जितना उसका बोल सकते हैं मास होगा, उतने अमाउंट में पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। तो पढ़ लेना इसे। तो ये था आपका आज का वीडियो, ठीक है ना। अब केवल 20 क्वेश्चन रह रखे, कोशिश करूंगा कि आज ही कर लूँ, अगर आज नहीं हो तो कल सुबह तक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ के, अगर जैसे पीडीएफ के बारे में आप बात कर रहे थे, तो पीडीएफ में बता देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ मैं डाल देता हूँ। दूसरा, अगर वहाँ नहीं है बाई चांस आप, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, ठीक है ना। मैं वहाँ जितनी भी वीडियो होती है वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप खोलना, आपको मिल जाएगा। लगभग वहाँ पे 96 लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फेसबुक पे हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।